अध्याय 5। अंतिम संस्कार। ओबयाह स्टेन मर चुका था और पेपर को वास्तव में नहीं पता था कि उसे इस तथ्य के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। वे दोस्त थे, है न? बल्कि वे टोनी के दोस्त थे। टोनी स्टॉक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण था, इसलिए ओबयाह जैसा बूढ़ा व्यक्ति भी टोनी के चमकते सितारे की परिक्रमा करते हुए आखिर तक खत्म हो गया। डॉट डॉट डॉट। लेकिन पेपर झूठ बोल रही होगी अगर वह कहे कि उसे वह आदमी खास तौर पर पसंद था। ऐसा नहीं है कि ओबयाह स्टेन एक दुष्ट व्यक्ति था या ऐसा कुछ, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह व्यवसायियों की पुरानी पीढ़ी से आता है। वह खुद को रोक नहीं पाया। टोनी थोड़ा व्यभिचारी था, लेकिन मीडिया लोगों को जो भी विश्वास दिलाना चाहे, उसके बावजूद वह बहुत ज्यादा महिलाओं का दीवाना नहीं था। दूसरी ओर, ओबयाह स्टेन ने कभी ऐसी महिला से मुलाकात नहीं की थी जिसे वह नीची नजर से न देखे और जिसे वह बचकाना न समझे। उदाहरण के लिए, टोनी के सहायक के रूप में ओबयाह को उसे पेपर कहने में कई महीने लग गए थे। इससे पहले वह गुड़िया जैसा चेहरा या डार्लिंग या प्रिय था। जब ये स्पष्ट हो गया कि वह उसके साथ रह रही है, तो उसने माफी मांगी कि टोनी उसके साथ बिस्तर पर नहीं जाएगा और उसे अपने पिछले 10 सहायकों की तरह नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह हमेशा ओबयाह की नजर में टोनी की सचिव ही रही है। फिर भी वह आदमी मर चुका था और पेपर उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो रही थी, इसलिए उसे शायद उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। खासकर ये देखते हुए कि वह टोनी के लिए क्या था। टोनी के पिता हॉवर्ड स्टॉक की मृत्यु के बाद पेपर अच्छी तरह से जानती थी कि ओबयाह ने कदम बढ़ाया है। वृद्ध व्यक्ति मूल रूप से टोनी के लिए एक गुरु की तरह था। वह स्टॉक इंडस्ट्रीज से अलग होकर अपनी खुद की कंपनी बना सकता था, लेकिन इसके बजाय वह टोनी के साथ रहा और उसने कंपनी को उसके पिता के समय की तुलना में और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। टोनी की 3 महीने की कैद के तुरंत बाद ऐसा होना बहुत ज्यादा था। यह उचित नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर भी टोनी ने अभी तक एक भी आंसू नहीं बहाया था। पूरे समारोह के दौरान, अंतिम संस्कार के हर हिस्से में, टोनी एक मूर्ति की तरह था। चुपचाप और स्थिर, वह चकमक पत्थर जैसी आंखों से कार्यवाही को देख रहा था। पेपर को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उसे कम से कम कुछ आंसू तो आने की उम्मीद थी, लेकिन शायद अफगानिस्तान के बाद उसके आंसू खत्म हो गए थे। शायद टोनी स्टॉक अब बस यही था। जहां तक पेपर की बात है, वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह इन दिनों कौन या क्या है। वह अभी भी टोनी की पीए के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लेकिन वह अब उसका बिस्तर भी गर्म कर रही थी। और वह उसके साथ अपने कर्मचारी से ज्यादा अपनी प्रेमिका की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे यह पसंद था, बेशक, जितना उसे कभी जोर से कहने को तैयार होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा। हालांकि अभी तक किसी को भी वास्तव में नहीं पता था, अन्यथा वह शायद अपने हाथ को उसके हाथ में फंसा रही होती, टोनी को उसके दुख से उबरने में मदद करने के लिए अपने शरीर की गर्मी दे रही होती। इसके बजाय पेपा उसके बगल में खड़ी है, उसके हाथ उसके सामने एक काला पस पकड़े हुए हैं और वे ताबूत को जमीन में गड्ढे में उतारा जाता हुआ और उसके ऊपर गंदगी फेंके जाते हुए देख रहे हैं। जैसे ही समारोह के अंतिम हिस्से खत्म होते हैं, टोनी मुड़ता है और कार की ओर वापस चलने लगता है। पेपा बेशक उसका पीछा करती है और उसे खुशी है कि वह ऐसा करती है, क्योंकि उनके रास्ते में उन पर हमला किया जाता है। मिस्टर स्टॉक, आपके नुकसान के लिए मेरी संवेदनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद व्यक्ति, अगर उसे सही याद है तो एजेंट फिल कूल्सन उनके सामने से बाहर निकलता है, तो पेपर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। टोनी रुक जाता है और पेपर भी रुक जाती है, जबकि उसके शरीर के हर हिस्से में आक्रोश भर जाता है। एजेंट कूल्सन, मैंने आपको कई बार बताया है कि हम आपको तब शामिल करेंगे जब ये हमारे शेड्यूल के हिसाब से ठीक होगा। अंतिम संस्कार का दिन वह दिन नहीं है। एजेंट के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से शांत है, लेकिन कम से कम थोड़ी माफी भी है। फिर भी वह पीछे नहीं हटता। और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं मिस पॉट्स, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम मिस्टर स्टॉक को अफगानिस्तान से भागने के आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी दें। पेपर, ये जानते हुए कि टोनी यहाँ बंद होने की कगार पर है, एकजुट होकर एजेंट कूल्सन को फिर से बताने की तैयारी करती है। लेकिन उसे खुद टोनी द्वारा रोक दिया जाता है, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात है। जरूर, चलो यहीं अभी एक डीब्रीफिंग करते हैं। यहाँ तक कि कूल्सन भी अपनी मुस्कान के बावजूद इस बात से थोड़ा हैरान दिखता है। मुझे चीजों को कहीं और थोड़ा और आरामदायक जगह पर ले जाने में खुशी होगी अगर आप। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आराम की क्या जरूरत है, एजेंट?
वैसे भी मैंने हमेशा अग्नि परीक्षाओं में बेहतर काम किया है। इसके अलावा, आप मुझसे मिलने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से ही अपने सवाल याद कर लिए होंगे। बोले, क्योंकि यह शायद आपका एकमात्र मौका हो। टोनी ठंडा लगता है, लेकिन पेपर उसे दोष नहीं दे सकती। एजेंट, वह कहाँ का था? भगवान, एजेंसी का नाम इतना लंबा था कि वह इसे पूरी तरह से भूल गई थी। कुछ रणनीतिक, फिर भी एजेंट को यह मिलना ही था। शायद उसे इसका एहसास हो, क्योंकि वह बस अपना सिर झुकाता है और शुरू करता है। आप कैद से कैसे भागे, मिस्टर स्टॉक? आपको तब पाया गया जब आप 10 रिंग्स से भागने में सफल रहे। अपनी चोटों के साथ रेगिस्तान में घूमते हुए आप कैसे बच निकले? पेपर झूठ नहीं बोलेगी, वह खुद भी थोड़ी उत्सुक है वह वाला। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी, जिसमें वह भी शामिल है, उत्तर देने का हकदार है। लेकिन टोनी फिर भी देता है, टोनी स्टॉक के खास अंदाज में। मैंने कवच का एक जादुई सेट बनाया, उसमें उड़ान भरने की क्षमता डाली और उड़ गया एजेंट। उस हास्यास्पद कथन को हवा में रखने के कुछ पल बाद टोनी अपनी आंखें घुमाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे बच गया? मैंने सब कुछ उड़ा दिया। निश्चित रूप से तुम भूतों को पहले से ही इतना पता था। टोनी के शांत स्वभाव वाले सरकारी एजेंट के साथ तीखे लहजे पर पेपर से हट जाती है। और फिर भी, फिर से, वह उसे दोष नहीं दे सकती। वे पहले से ही इस एक को छोड़कर हर दूसरी एजेंसी के सवालों का जवाब दे चुके हैं। कोई सोच सकता है कि वे एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करेंगे। हमें पता चला कि तुम्हें कहाँ रखा गया था। हाँ, फोरेंसिक करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता था। टोनी बस इस पर नाक भान सिकोड़ता है। हाँ, मैंने सोचा, बहुत आसान है, एजेंट। एक आदमी था जिसने मेरी जान एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बचाई। हो यिनसेन, उसने सर्जरी की जिससे मैं इतने लंबे समय तक जिंदा रहा कि 10 रिंग्स ने मुझसे उनके लिए हथियार बनाने की मांग की। और फिर, जब मैंने तय किया कि मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा, तो वह मेरे जीने का कारण बन गया। उसने मुझे बाहर निकाला और मेरे पीछे की जगह को नष्ट कर दिया। और इसलिए मैं चलता रहा और चलता रहा जब तक कि रोडी ने मुझे नहीं पा लिया। पेपर, ये हिस्सा पहले नहीं सुना था। जरूर, जरूर टोनी झूठ बोल रहा है न? जब से वह उसे जानती है, तब से उसने कभी आत्महत्या नहीं की है। और फिर भी, साथ ही, उसे कभी भी आतंकवादियों द्वारा महीनों तक अपहरण और प्रताड़ित नहीं किया गया। ये पूरी तरह से संभव है कि टोनी उन गुफाओं में वापस लौटने के बिंदु पर पहुंच गया था। उसने सोचा था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए उसने अपने जितने भी अपहरणकर्ता हो सकते थे, उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यह अभी भी उसके दिल को जकड़ लेता है कि वह उसे अपने ही बमों के कारण लगभग खो चुकी थी। केवल यह आदमी, ये यिनसेन, उसे उसके पास वापस लाया। जब पेपर चुपचाप हो यिनसेन को धन्यवाद की प्रार्थना भेज रहा था, एजेंट कूलसन धीरे धीरे सिर हिला रहा था। क्या यह आपका आधिकारिक बयान है, मिस्टर स्टॉक? क्या वह आदमी टोनी को झूठा कह रहा था? इस पर पेपर की आंखें सिकुड़ गईं। जरूर, वह कुछ सेकंड पहले ही सोच रही थी कि टोनी एजेंट को धोखा दे रहा होगा, लेकिन उसके लिए अपने बॉस और बॉयफ्रेंड को अपने दिमाग में झूठा कहना एक बात थी और एजेंट कूलसन के लिए उसके शब्दों पर सवाल उठाना दूसरी बात थी। उसे उम्मीद थी कि टोनी उसे इसके लिए खरी खोटी सुनाएगा और उसे गाली देगा, लेकिन इसके बजाय वह एजेंट को एक ठंडी मुस्कान देता है। हाँ, फिर से सिर हिलाया और फिर एजेंट कूलसन ऐसा लगा जैसे वह दूर जाने वाला है। लेकिन, वह आखिरी सेकंड में रुक गया और उनकी तरफ देखा, टोनी की तरफ। मुझे आश्चर्य है मिस्टर स्टॉक, क्या आपने अफगानिस्तान से ताज़ा खबर सुनी है? टोनी ने इस पर अपनी भौहें चढ़ाईं, जिससे एजेंट ने अपनी बात जारी रखी। पिछले 2 हफ्तों में, इस क्षेत्र में 10 रिंग्स की हर ज्ञात गतिविधि गायब हो गई है। हर हथियार डिपो, हर शिविर, हर चौकी। गुफाएं समतल हो गई हैं और हजारों टन चट्टानों के नीचे दबी हुई हैं। हथियारों को जलाकर राख कर दिया गया है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। और 10 रिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वे भाग रहे हैं, जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं। पेपर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस होती है और इससे पहले कि वह खुद को दोबारा समझ पाती, वह आगे झुक जाती है। क्या इस सब में कोई सवाल था, एजेंट कूलसन? एजेंट ने उसे जो नजर दी, वह ऐसा था जैसे उसने उसके चेहरे पर आईना रखा हो। जब वह उसकी आंखों में देखता है, तभी पेपर को एहसास होता है कि वह टोनी का बचाव करने के लिए आगे आ रही है। किससे? ये दावा कि 1 हफ्ते से भी कम समय में पूरे आतंकवादी संगठन को नष्ट करने वाली किसी भी चीज से उसका कोई लेना देना था।
ये हास्यास्पद था, और फिर भी। अच्छा, टोनी का एक शब्द का उत्तर, जो पेपर के एहसास के कारण शांति में दिया गया था, उन दोनों को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर करता है। उसकी ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रहती है, उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वह मिला जिसके वे हकदार थे, एजेंट कूल्सन। उस बदमाश से निपटने वाले को मेरा सलाम। अगर वे आगे आते हैं तो मुझे बताएं। जब तक वे सिर्फ आतंकवादी नहीं हैं, मैं उनसे हाथ मिलाने और उन्हें $1 मिलियन देने तक जा सकता हूं। उसके शब्द बेपरवाह हैं, लेकिन उसका लहजा कुछ और ही है। पेपर देखता है कि कूल्सन धीरे से सिर हिलाता है और फिर कुछ हद तक ठंडी अंतिम पंक्ति बोलता है। हम संपर्क में रहेंगे, मिस्टर स्टॉक। जब वह जाता है, तो टोनी गुस्से में आकर अपनी सांसों में, मुझे यकीन है कि आप संपर्क में रहेंगे, कहता है। पेपर खुद को शब्दों के लिए खोई हुई पाती है। पूरी बातचीत ने उसे कम से कम अनिश्चित बना दिया था। लेकिन जब टोनी उसकी ओर देखता है, तो उसकी मुस्कान में अचानक गर्मजोशी आ जाती है जो पहले गायब थी। और इससे पहले कि पेपर को पता चले, वह एक बार फिर उसके टैंक में बह जाती है, जब वह उसकी कमर के चारों ओर एक हाथ डालता है और उन्हें कार तक ले जाने लगता है। उसे स्नेह का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन अंत में वह खुद को रोक नहीं पाती। फक टोनी, प्लीज। हाँ, जोर से टोनी गुर्राता है, जबकि वह पेपर को उसके कूल्हों से पकड़ता है और पीछे से उसे चोटता है। वह पहले से ही बहुत जोर से जा रहा है। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं चाहती है तो लानत है। बेशक, वह शायद सोचती है कि उसे यह कठोर चाहिए या कुछ। शायद उसे और स्टेन की मौत पर उसकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंता थी। सच कहूं तो टोनी ने मृत व्यक्ति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिवाय दिखावे के। ओबयाह की मृत्यु एक निश्चित चैरिटी इवेंट में हुई थी, जिसमें टोनी ने अपने पिछले जीवन में अवज्ञा के प्रदर्शन के लिए भाग लिया था। वही इवेंट जहां पिछली टाइमलाइन में ओबयाह ने टोनी से कहा था कि वह उसे अपनी कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने भले के लिए। यह उचित लगा, भले ही टोनी को पूरे गाला के बीच में स्टेन को दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित करके इवेंट को बर्बाद करने में थोड़ा बुरा लगा हो। उसने पिछली बार दिए गए दान को दोगुना करके अपने अपराध बोध को कम किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कम से कम नकदी तो हो। उम्मीद है कि अगले साल के गाला तक हर कोई भूल जाएगा कि पिछले साल किसी की मृत्यु हो गई थी। नहीं, टोनी के मन में इस समय ओबयाह स्टेन के लिए कोई विचार नहीं था। वह आदमी मर चुका था, उसके आतंकवादी संबंध खत्म हो चुके थे, और टोनी की कंपनी के दूसरे गद्दारों को पहले से ही धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अनजाने में ही उनकी सारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। इस समय टोनी का ध्यान एजेंट कूल्सन और शील्ड पर ज्यादा था। वह जानता है कि शायद उसे अंतिम संस्कार के समय अलग तरह से पेश आना चाहिए था, लेकिन इतने समय बाद फिल को देखना मुश्किल था, खासकर तब जब टोनी को पता था कि वह आदमी लोकी द्वारा करियर पर की गई हत्या के प्रयास से बच गया था। ओह, उसने वास्तव में कभी इस जानकारी के बारे में कोई उपद्रव नहीं किया था। ये स्पष्ट रूप से वह चीज नहीं थी जो उसे जाननी चाहिए थी। वह बस इसे शांत होने देता। अगर आप चाहें तो इसे फेस्ट कह सकते हैं। और जाहिर है, इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अतीत में शील्ड एजेंट के साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया था। यह उसकी मूर्खता थी, टोनी को ये पता था, लेकिन उसे जल्द या बाद में शील्ड से निपटना होगा, और आज उसका गलत रवैया भी उसके फायदे में बदला जा सकता था। शील्ड ने लगभग निश्चित रूप से सोचा था कि वह अफगानिस्तान में 10 रिंग्स के विनाश के पीछे था, लेकिन टोनी को भरोसा था कि उन्हें नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। अभी तक वे आगे बढ़ने में सतर्क रहेंगे, और इसका मतलब है कि टोनी के पास अपने अगले कदम उठाने के लिए समय है। ओबयाह स्टेन की मौत, 10 रिंग्स के रजा के संप्रदाय का विनाश, और उसके अवैध रूप से बेचे गए हथियारों और पहले आयरन मैन कवच का पूर्ण उन्मूलन। ये सब मतलब था कि टोनी अब ईमानदारी से दूसरे चरण पर जाने के लिए तैयार था। उसके नीचे पेपर ने एक बहुत ही भद्दी चीख निकाली। उसकी आंतरिक दीवारें टोनी के लिंग के साथ सख्त हो गईं। एक कामुक गुर्राहट निकालते हुए टोनी ने उसके लाल बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, इसे एक अस्थायी पोनीटेल में बनाया और अपनी मुट्ठी के चारों ओर लपेट लिया। भगवान, वह अपने बालों को पीछे की ओर पोनीटेल में बांधे हुए बहुत अच्छी लग रही थी। उसके सिर को पीछे की ओर खींचते हुए, उसकी रीढ़ को मोड़ते हुए, टोनी आगे की ओर झुकता है ताकि वह पेपर की खुशबू में सांस ले सके। उसी समय वो उससे बड़बड़ाता है, पैप, तुम सुन रही हो? मैं हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वह कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है, फिर भी उसके शरीर पर गहरा और पूरा जोर लगाता है।
लेकिन अब वह बहुत तेज गति से उसके अंदर बाहर नहीं घुसता। तुम उभयलिंगी हो, है ना? जब वह सवाल पूछता है तो उसके दिमाग में भविष्य के 100 उदाहरण आते हैं जो कभी नहीं थे और अतीत के भी। उसने नोटिस किया था, ओह हाँ उसने नोटिस किया था, उसकी सेक्सी लाल बालों वाली पीए जो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, और फिर उसकी कंपनी की सीईओ, और फिर उसकी पत्नी। उसने नोटिस किया था। उसने कभी उससे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार देखने में कोई बुराई नहीं थी, है न? तब भी जब वह नताली रिचमंड थी, देखने में कोई बुराई नहीं। अरे, टोनी ने जरूर देखा था, खासकर तब जब कुख्यात ब्लैक विडो ने अपने व्यावसायिक पोशाक को काले रंग की कैटसूट से बदल दिया था। पेपर दोनों तरफ से झूलती रही। उसे पुरुषों और महिलाओं दोनों से लगाव था। टोनी ने दूसरी टाइमलाइन में इस विषय को उठाने की हिम्मत नहीं की थी। उनके रिश्ते में पहले से ही काफी परेशानियां थीं, बिना पेपर को किसी दूसरी महिला को अपने बिस्तर पर लाने के लिए मनाने के। लेकिन वह तब की बात थी और यह अब की बात है। टोनी ने पिछली टाइमलाइन से अपनी असुरक्षा, झिझक और चिंताओं को अलग रख दिया था। और जबकि वह ये नहीं कहेगा कि वह और पेपर एक कट्टर डोमसब रिश्ते में थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि टोनी ने कमान संभाल ली थी और पेपर ने उसे ऐसा करने दिया था। अभी भी धीरे धीरे लेकिन गहराई से उसके अंदर घुसते हुए, टोनी पेपर के जवाब का इंतजार करता है। आखिरकार धीरे से फुसफुसाते हुए, वह एक भी जवाब नहीं देती। हाँ, टोनी मुस्कुराता है और उसके करीब झुकता है। एक पल के लिए उसके एक कान को चूमता और काटता है जब तक कि वह अनजाने में कराह नहीं उठता। फिर वह बोलता है, मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करता हूँ पेपर, कृपया इस पर विश्वास करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी सिर्फ एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट हो पाएगा। कम से कम शारीरिक रूप से तो नहीं। क्या उसे अपनी मनचाही चीजें करवाने के लिए इस रास्ते पर जाना पड़ा? शायद नहीं, लेकिन ये काम करने का सबसे सुविधाजनक तरीका लग रहा था। लेकिन जहां तक टोनी का सवाल है, आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर वह सेक्स और प्रलोभन का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही बुद्धिमान महिलाओं के साथ अपना रास्ता बनाने जा रहा था, जो टोनी और उसके प्रियजनों को सुपरह्यूमन में बदलने में मदद कर सकती थी, तो वह सिर्फ पेपर के साथ ऐसा करना चाहता था, उसकी दाहिनी हाथ की महिला के रूप में काम करना। मुझे समझ में नहीं आया, टोनी ने पेपर के बालों में गुनगुनाया, और फिर सीधे सादे शब्दों में अपनी बात कह दी। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे बिस्तर में एक और महिला को लाने में मेरी मदद करो, पैप। कोई भी महिला नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला। मैं उसे तुम्हारे साथ बहकाना चाहता हूँ, उसे अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, और बेडरूम और दूसरी जगहों पर उसकी हर उपयोगिता को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर दुनिया बदल दे, पेपर, और साथ ही कुछ शानदार थरीसम करें। यहाँ तक कि अपने कानों को भी टोनी पागल लग रहा था। शायद उसे इस विषय पर बात करने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए था। लेकिन शील्ड से बात करने से वह परेशान हो गया था। अभी भी पेपर के अंदर दबा हुआ, वह उसके लिए खुद को तैयार करता है कि आखिरकार उसे उससे और उसकी कही बातों से तंग आ जाए। वह उसके लिए खुद को तैयार करता है कि वह उसे छोड़ दे। अगर वह उसे ऐसा करने की मांग करती है तो वह तुरंत उससे बाहर निकल सकता है। वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि पेपर उसके विचार को अस्वीकार कर दे और उसी समय उससे रिश्ता तोड़ दे। ठीक है, वह असफलता के लिए इतनी तैयारी करता है कि उसे पहले तो सफलता का एहसास ही नहीं होता। टोनी एक पल के बाद पल के झपकाता है, और आखिरकार पेपर ने जो कहा उसे समझ पाता है। फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। उसके बालों को छोड़ते हुए वह उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है, और पीछे से उसे गले लगाता है और उसके ऊपर झुक जाता है। हाँ, तुम्हें यह विचार पसंद आया, पैप? उसके हल्के फुल्के छेड़छाड़ के जवाब में वह जो तीखी कराह देती है, उसे सुनकर टोनी हंस पड़ता है, जबकि उसके अंदर की नसें उसके लिंग के चारों ओर कस जाती हैं और दब जाती हैं। वह फिर से गति पकड़ना शुरू कर देता है, सुंदर लाल सिर को और भी जोर से चोदता है। इस दौरान अपने दिमाग में उनकी पहली विजय की योजना बनाता है। अध्याय 6, माया हेनसेन। धनी और शक्तिशाली लोगों को देखते हुए माया हेनसेन सोचती है, पहली बार नहीं, कि वह यहाँ क्या कर रही है। लेकिन नहीं, वह जानती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह इस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रही है, एम को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। अपने आजीवन प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट को फंडिंग की कमी से एक अपमानजनक मौत से बचाने की कोशिश कर रही है। यह अभी भी उसके लिए वास्तव में समझ में नहीं आया। एल्ड्रिच ने खुद को इस तरह से मार डाला।
निश्चित रूप से वे एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक दीवार से टकरा गए थे। निश्चित रूप से माया ने उसे बार बार कहा था कि वह उसे तब तक मानव परीक्षणों में आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए कि एक्सट्रीमिस्ट सुरक्षित है। और हाँ, समय बीतने के साथ वह और भी हताश होता जा रहा था। एल्ड्रिच किलियन, वह व्यक्ति जिसके साथ माया 8 साल से काम कर रही थी, हमेशा शरीर से कमजोर था, हालांकि वह दिमाग से मजबूत था। उसकी शारीरिक विकृतियों ने उसे एम बनाने और अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए समर्पित एक कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया था, इस उम्मीद में कि वे हर किसी की समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। माया बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि किलियन ने हमेशा उसके एक्सट्रीमिस्ट को स्वस्थ शरीर के लिए अपना रास्ता माना था। उसे कभी इस बात से ऐतराज नहीं था कि उनका रिश्ता इस तरह से लेन देन वाला था। वह बस अपने बच्चे को परिपूर्ण बनाना चाहती थी ताकि उसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जा सके। अगर एक्सट्रीमिस्ट से लाभ पाने वाला पहला व्यक्ति किलियन था, तो ऐसा ही हो। ... लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। आखिरी बार जब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात की थी, तो एल्ड्रिच ने उसे पहला मानव परीक्षण विषय बनाने का विचार दिया था, अगर वह अजनबियों पर इसका परीक्षण करने में बहुत संकोची थी। माया ने बेशक इसे खारिज कर दिया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह उसे ज्यादा देर तक जवाब के तौर पर नहीं लेगा, और अगर वह उस पर तब तक दबाव नहीं बनाएगा जब तक कि वह चुप न जाए, तो वह उसके पीछे जाकर ऐसा करेगा। सिवाय इसके कि इनमें से कोई भी बात नहीं हुई थी। इसके बजाय किलियन 2 हफ्ते पहले छत से नीचे गिर गया था और अब माया एम के डूबते जहाज से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, साथ ही हवा और पानी में चक्कर लगा रहे गिद्धों और शौकों से भी, जो अब नेतृत्वहीन कंपनी का एक हिस्सा पाने की उम्मीद कर रहे थे। उसे क्या करना चाहिए था? वह एक कम भक्त जीवविज्ञानी थी। किलियन ही वह व्यक्ति था जिसके पास व्यापार के लिए दिमाग था, भले ही उसका शरीर हर मोड़ पर उसे धोखा दे रहा हो। वह सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट के पीछे का दिमाग थी और बस इतना ही। बस अगर वह कभी एक्सट्रीमिस्ट को पूरी तरह से साकार होते देखना चाहती थी, अगर वह कभी इसे वास्तव में पूरा होते देखना चाहती थी, तो माया को एल्ड्रिच के जूते में कदम रखना था और एम के लिए कुछ नए निवेशक ढूंढने थे। और उसे यह जल्दी से करना था, इससे पहले कि कोई यह समझ जाए कि वे पिछले 8 सालों से खतरनाक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर संयुक्त राज्य सरकार के प्रतिबंध को दरकिनार कर रहे थे। यही कारण था कि वह इस पार्टी में आई थी। उसने अपने बालों को संवारकर और ऐसा मेकअप करके जो उसे 10 साल छोटी दिखा रहा था, जितना संभव था उतना आकर्षक ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे डॉक्टर माया हैनसेन, खैर अब काफी समय हो गया है न? माया ने आवाज की ओर मुड़ते हुए पलकें झपकाईं। बेशक वह तुरंत उसे पहचान लेती है, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा उस पहचान को शब्दों के साथ एक पल के लिए समेटने के लिए संघर्ष करता है। टोनी स्टॉक को घूरते हुए जब वह उसके पास आता है, माया खुद को थोड़ा अवाक पाती है, खासकर जब वह टोनी की बाह पर सुंदर लाल सिर देखती है। हर कोई पेपर पॉट्स को टोनी स्टॉक की दाहिनी हाथ की महिला और हमेशा मौजूद सहायक के रूप में जानता था, लेकिन दुनिया अभी भी उसे अब उसकी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर रही थी। फिर भी पेपर को देखकर, ये देखकर कि वह अपनी पोशाक और मेकअप में कितनी अच्छी लग रही थी, माया समझ सकती थी कि रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। वह इस पल में पेपर पॉट्स की चमक के बगल में एक मंद, मरते हुए सितारे की तरह महसूस करती है। और फिर भी टोनी की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हैं, उसकी मुस्कान चौड़ी और स्वागत करने वाली है जब वे उसके सामने रुकते हैं। लंबे समय से माया ने कल्पना की थी कि टोनी स्टॉक के साथ एक और मुलाकात कैसी होगी। पहली बार वे न सिर्फ सदी के मोड़ पर मिले थे, बल्कि सहस्राब्दी के मोड़ पर भी मिले थे। माया को याद है कि उस समय वह कितनी कम उम्र की भोली थी। उस रात उसने खुद महान टोनी स्टॉक का ध्यान आकर्षित किया था, और उसने वास्तव में एक्सट्रीमिस्ट को दिलचस्प पाया था। इतना दिलचस्प कि उन्होंने इसके बारे में घंटों बात की थी। इतना दिलचस्प कि उसने उसे एक विशेष रूप से कठिन समीकरण को हल करने में भी मदद की थी। सुबह उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद चुपके से निकल जाने से पहले। सच में जीवविज्ञानी को नहीं पता था कि उस आदमी के प्रति आभारी होना चाहिए या नाराज होना चाहिए। टोनी स्टॉक के लिए माया सिर्फ एक रात की साथी थी और एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिस पर उसने कुछ घंटों तक नजर डाली थी और जिससे एक बड़ी समस्या हल हो गई थी। लेकिन माया के लिए वह रात उसके जीवन के आखिरी 8 सालों के लिए उत्प्रेरक थी, और एक्सट्रीमिस्ट हमेशा उसका बच्चा था और रहेगा, चाहे कुछ भी हो। इतना सब कहने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टॉक उसे याद रखेगा उसे। फिर भी वह यहाँ था, उसका नाम पुकार रहा था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था,
ठीक उसी तरह जैसे 2000 में उस रात को। सिवाय इसके कि इस बार उसके हाथ में पहले से ही एक खूबसूरत महिला है, तो उसके लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है? यह माया को उसके चेहरे पर मुस्कान लाने और अच्छा व्यवहार करने से नहीं रोकता है, बेशक। डॉक्टर स्टॉक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे याद रखेंगे। ठीक है, तो शायद वह पूरी तरह से अच्छा व्यवहार करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उसके श्रेय के लिए थोड़ा सा झगड़ा उचित लगा। और टोनी निश्चित रूप से इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है, जिस तरह से वह हंसता है। बेशक मैं तुम्हें याद करता हूँ। हर दिन मेरी कोई महिला मित्र मेरे सामने कोई पौधा नहीं उड़ाती है। इस पर माया की मुस्कान थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। अगर उसे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बस इतना ही याद था, तो वह उस आदमी के साथ और कुछ नहीं करना चाहती थी। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह मुठभेड़ से खुद को अलग करना शुरू कर सके, टोनी स्टॉक वही करता है जो टोनी स्टॉक सबसे अच्छा करता है, बुलडोजर चलाता है। ओह, लेकिन मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? ये पेपर है। पेपर, यह माया है। वह काफी प्रतिभाशाली है, डॉक्टर हैंसेन यहाँ हैं। इससे पहले कि माया समझ पाती कि क्या हो रहा है, पेपर आगे झुक जाती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक तरह की मुस्कान है जो जीवविज्ञानी के सीने में थोड़ी तेजी से धड़कती है। तुमसे मिलकर खुशी हुई, माया। टोनी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। कृपया, चलो हम तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाते हैं। क्या वे उसके बारे में बात कर रहे थे? लेकिन टोनी स्टॉक अपनी सेक्रेटरी से गर्लफ्रेंड बनी लड़की को 8 साल पहले हुए वन नाइट स्टैंड के बारे में क्यों बताएगा? थोड़ा हैरान, माया अनजाने में खुद को टोनी और पेपर की टैंप में फंसने देती है। पास के एक बार में रुकती है, वह अपने हाथ में एक ड्रिंक लेकर रुकती है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह वास्तव में टोनी स्टॉक के साथ फिर से बातचीत कर रही होती है, जैसे कि पिछले 8 साल कभी हुए ही नहीं थे। जरूर, तुमने मुझे उस एक समीकरण को हल करने में मदद की, लेकिन एक्सट्रीमिस उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। पौधों से जानवरों पर काम शुरू किया है, लेकिन अब भी यह अभी भी परिपूर्ण नहीं है। टोनी अपना सिर हिलाता है और उसे एक शरारती मुस्कान देता है। सफलता का लक्ष्य रखो, पूर्णता का नहीं। यही उद्धरण है ना? माया ने झुंझलाहट के साथ अपने पे का एक घूंट लिया। इस मामले में सफलता ही पूर्णता है। टोनी, यहाँ सीमाओं से बाहर जाकर काम करते हुए नहीं पकड़ा जा सकता, अन्यथा एक्सट्रीमिस्ट बहुत खतरनाक है। माया के विरोध के बिना किलियन शायद सालों पहले ही मानव परीक्षणों के लिए चला गया होता, लेकिन अब जब वह चला गया है, तो वह किसी पर भी इसका इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए जी जान से लड़ेगी कि उसके बच्चे के पीछे का विज्ञान बिल्कुल परिपूर्ण है। माया ने लोगों को चोट पहुंचाने के लिए ये सब नहीं किया था, वह लोगों की मदद करना चाहती थी। ठीक है, अगर एक्सट्रीमिस्ट के निर्माता कोई संकेत देते हैं, तो पूर्णता बहुत दूर नहीं हो सकती। माया इस पर लाल हो जाती है। टोनी के मुंह से यह बात काफी बुरी लगती, लेकिन कम से कम अगर वह ये बात कहता, तो वह हंसकर टाल सकती थी। हालांकि टोनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। पेपर ने कहा था। खूबसूरत लाल बालों वाली महिला इस पूरे समय उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, जबकि माया को पता था कि उसके पास विज्ञान में कोई डिग्री या पृष्ठभूमि नहीं थी। वह पूरे समय माया के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। ऐसा नहीं था कि टोनी को इससे कोई आपत्ति थी। उसे यह बात ध्यान से नहीं पता थी, लेकिन क्या उसे कोई आपत्ति थी? नहीं, माया को जरा भी आपत्ति नहीं थी। फिर भी ये बात उसे परेशान कर रही थी। वास्तव में माया कराह सकती थी। इतने समय तक टोनी से बात करते हुए उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसकी समस्याओं का संभावित समाधान उसके सामने ही था। हिम्मत जुटाते हुए, खुद को मजबूर करते हुए, पेपर पॉट्स की बेडरूम में देखी जा रही निगाहों को अनदेखा करते हुए, माया टोनी पर ध्यान केंद्रित करती है। देखो, डॉक्टर स्टॉक, टोनी भौहें चढ़ाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, इसलिए माया गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ जाती है। अगर अगर तुम अभी भी एक्सट्रीमिस्ट में उतनी ही दिलचस्पी रखते हो जितनी तुम देख रहे हो, तो मैं वास्तव में तुम्हारी मदद ले सकती हूँ। मैं जिस कंपनी के लिए काम करती हूँ, यानी मेरी कंपनी, उसे निवेशकों की जरूरत है। हम एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स या एम के नाम से जाने जाते हैं। इस पर टोनी स्टॉक अपना सिर एक तरफ झुकाता है। ओह, एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स, हम पेपर, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? माया अपनी भौहें सिकुड़ती है, लेकिन तभी अचानक पेपर फिर से आगे झुक जाती है और इस बार माया के पैर पर हाथ रख देती है। टोनी, बेचारी औरत को चिढ़ाना बंद करो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुमने कल ही एम को सीधे खरीदा था। मुझे माफ करना माया,
लेकिन वह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हालांकि इस समय ये सिर्फ मतलबीपन है। रुको, क्या? माया का मुंह खुलता है और बंद नहीं होता है क्योंकि वह पेपर पॉट्स और टोनी स्टॉक के बीच देखती है, पूरी तरह से चौंक जाती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अब एम का मुख्य शेयरधारक हूँ। टोनी और पेपर उस पर एक नजर डालते हैं, फिर अपनी आंखों में दया के साथ उसे देखते हैं। मुझे डर है कि यह बिल्कुल वैसा नहीं है, माया। एल्ड्रिच किलियन ने मरने से पहले आपको अपने शेयर नहीं छोड़े। इसका मतलब है कि जब वह मर गया तो वे सभी हड़पने के लिए उपलब्ध थे। तकनीकी रूप से आपको उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदने का अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किसी ने आपको इस तथ्य के बारे में बताया। इस बार टोनी है जो आगे बढ़ता है, हालांकि कम से कम वह पेपर की तरह पैर पकड़ने जैसी जोखिम भरी हरकत नहीं करता। इसके बजाय वह माया के एक हाथ पर अपना हाथ रखता है और आहें भरता है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि एल्ड्रिच अपने राक्षसों से लड़ाई हार गया, माया। मैं पिछले 8 सालों से तुम दोनों पर दूर से नजर रख रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। क्या? माया तेजी से पलकें झपकाती है, इसे समझने की कोशिश करती है और इसे उस मानसिक छवि के साथ जोड़ती है जो उसे 8 साल पहले उस रात से टोनी के बारे में हमेशा से थी। ये कहना कि ऐसा करना मुश्किल है, एक कम आंकना होगा। हम गिद्धों को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे, माया। एक्सट्रीमिस्ट पर तुम्हारा काम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ से आ रहा है? माया टोनी और पेपर के बीच देखती है और उसे लगता है कि वह अपनी गहराई से बाहर निकल गई है। पेपर ने अभी गिद्धों का जिक्र किया था, लेकिन माया को लगा कि शायद वह शार्क के जोड़े को घूर रही है। और फिर भी ध्यान आकर्षित करना बेकार नहीं था। शून्य में माया खूबसूरत पावर कपल का ध्यान आकर्षित करके काफी खुश होती, लेकिन वे शून्य में काम नहीं कर रहे थे। दुनिया उस तरह से काम नहीं करती। फिर भी किलियन के शेयरों के साथ यह पूरी स्थिति, ये केवल ये दर्शाता है कि माया अपने पहले के आकलन में सही थी। उसके पास व्यवसाय के लिए दिमाग नहीं था। वह एक जेनेटिक्स बायोलॉजिस्ट थी और वह इसी में अच्छी थी। किसी ने उसे अंधेरे में रखा था और लगभग एम को उसके नीचे से चुराने में कामयाब हो गया था, और टोनी ने जाहिर तौर पर उन्हें रोक दिया था। साथ ही अगर टोनी स्टॉक ने वास्तव में एम को खरीद लिया था, तो माया को उसके पक्ष में आने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की जरूरत थी। वह पहले से ही अपने शोध को जारी रखने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन ऐसा कहने के लिए सौदे को पक्का करने में कोई बुराई नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि माया हेनसेन ने टोनी से बहुत पहले ही सीख लिया था कि खुद को बहुत आसानी से बेचना नहीं चाहिए। टोनी और फिर पेपर को देखते हुए माया अपने निचले होंठ को काटती है। तो आपने एम खरीद लिया है। अब आप एक्सट्रीमिस्ट के मालिक हैं, बस इतना ही। हल्के फुल्के मनोरंजन में अपना सिर हिलाते हुए टोनी हंसता है। मैं इसे उन शब्दों में कहना पसंद नहीं करता। जहां तक मेरा सवाल है, एक्सट्रीमिस्ट आपकी बच्ची है, माया। माया लगभग उससे पूछना चाहती है कि क्या वह इसे वहीं अभी लिखित रूप में देगा, लेकिन निश्चित रूप से वह जानती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। इससे पहले कि वह कोई अलग जवाब दे पाती, टोनी अचानक आगे झुक जाता है और अधिक गंभीरता से उसकी आंखों में ऐसी तीव्रता से देखता है जो पहले नहीं थी। मैं आपको सबसे बढ़कर एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, माया। मैं एक्सट्रीमिस्ट को पूरा होते देखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। वह उस पर विश्वास करती है। वह उसके मुंह से निकले हर शब्द पर विश्वास करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ज्वलंत प्रश्न रह जाता है, जिसे वह पूछे बिना नहीं रह सकती। क्यों? टोनी ने हल्के से मुस्कुराया और पीछे झुक गया, और पेपर को उस सवाल का जवाब देने के लिए छोड़ दिया, एक प्रस्ताव के साथ। शायद हमें कहीं और एकांत में चले जाना चाहिए, डॉक्टर हेनसेन। अगर आप हमारे साथ वहां आना चाहें तो टोनी के पास होटल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक स्वीट है। पेपर की सुझावपूर्ण आवाज और उसके सुंदर झाईदार चेहरे पर मुस्कान ये स्पष्ट रूप से बताती है कि यहाँ क्या पेश किया जा रहा है। और सच कहूं तो यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे माया अस्वीकार नहीं कर सकती। उसे इसकी जरूरत है। उसे यह जानने की जरूरत है कि एक्सट्रीमिस्ट अभी भी अच्छे हाथों में है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह खुद को अपने सामने मौजूद गतिशीलता से मोहित पाती है। 8 साल पहले टोनी स्टॉक एक प्लेबॉय था जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सुंदर या बुद्धिमान क्यों न हो, बांध नहीं सकता था। यही वह टोनी स्टॉक था जिससे माया 2000 में मिली थी। यही वह टोनी स्टॉक था जिसके साथ वह सोई थी। और अगर आपने माया से कुछ महीने पहले पूछा होता कि वह किस तरह का आदमी था,
तो उसने कहा होता कि उसने समाचारों में जो देखा, उसके आधार पर वह जरा भी नहीं बदला है। कोई ये तर्क दे सकता है कि कैद में बिताए समय ने उसे बदल दिया था, लेकिन अब वह कबूल कर रहा था कि वह इस पूरे समय उस पर और एल्ड्रिच पर नजर रखता था। और अचानक ये सिर्फ टोनी स्टॉक, प्लेबॉय नहीं रह गया। ये टोनी स्टॉक और उसकी सेक्सी फीमेल फेटल गर्लफ्रेंड, पेपर पॉट्स थे। माया आज रात उनके पास आने से पहले ही डूब रही थी, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह डूब रही है। सिवाय इसके कि शायद अब ये डूबने जैसा बुरा नहीं था। थोड़ी नाजुक मुस्कान के साथ माया धीरे से सिर हिलाती है जबकि दोनों उसे धैर्यपूर्वक, उम्मीद से देखते हैं। मुझे मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा। हाँ, वह शार्क या पानी से डरकर यहाँ नहीं पहुंची थी। अगर उसे वह मिल जाता जो वह चाहती थी, तो वह बार बार गहरे पानी में छलांग लगाती।